मेरे ही बेटे और बहू ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, ये कहकर कि वे अब अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं और मेरे बेटे की वहां नौकरी लग गई है। उनके जाने के बाद यहां मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा, जबकि ये सब एक झूठ था और इस सच्चाई का मुझे बहुत पहले पता चल चुका था। फिर भी मैं खामोश रही, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी तैयारी होती है। 6 महीने बाद वे दोबारा मुझसे मिलने आए, अपनी एक नई चालाकी और स्वार्थ लेकर। लेकिन तब तक मैं उनकी हर चाल का तोड़ निकाल चुकी थी। और आज मैं आपको अपनी वही कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत पाएंगे। क्योंकि उम्र कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मेरा नाम सुनैना देवी है, उम्र 65 वर्ष। आज वृद्धाश्रम की इस खिड़की के पास बैठकर जब मैं अपने बीते दिनों को याद करती हूं, तो खुद से यही सवाल करती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के बारे में क्या-क्या सोचा था और आज मेरी जिंदगी क्या बनकर रह गई है। मेरे पति अजय जी एक सरकारी इंजीनियर थे, ईमानदार अधिकारी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इज्जत भी कमाई। मैं भी एक स्कूल में गणित की शिक्षिका थी। ये नौकरी मैंने किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और पहचान के लिए की थी। हमारा एक ही बेटा था, नितिन, जिसे हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। लेकिन जब उसकी नौकरी लगी, तब तक मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे। शायद उनके नसीब में अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखना लिखा ही नहीं था। भीगी आंखों और मां के साए के साथ मैंने नितिन को आगे बढ़ते देखा और उसकी नौकरी लगे 1 साल बाद ही उसकी पसंद की लड़की सुनिधि से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के कुछ समय बाद तक सब कुछ ऊपर ऊपर से बिल्कुल ठीक ही लग रहा था। घर में रौनक थी, सुबह चाय की आवाज, शाम को चहल पहल। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन घर करने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं नितिन और सुनिधि की जिंदगी में एक जरूरत नहीं, बल्कि एक बोझ बनती जा रही हूं। वे दोनों सुबह काम पर निकल जाते और मैं रोज की तरह उनके लिए नाश्ता बनाती, टिफिन तैयार करती, ये सोचकर कि मेरा बेटा बाहर का खाना न खाए। शाम ढलती जाती, अंधेरा गहराता जाता और मैं रसोई में खड़ी उनके लौटने का इंतजार करती रहती। कई बार रात के 12 बज जाते, मैं खाना गरम रखे बैठी रहती, लेकिन वे बाहर से ही खाकर आते। उस समय मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं होता था, बस एक सवाल होता था, क्या अब मेरी बनाई रोटी की भी जरूरत नहीं रही? कई बार मां होने के नाते मैंने उन्हें टोका भी। मैंने बस इतना कहा कि देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है, सेहत खराब हो जाती है, समाज भी सवाल करता है। लेकिन मेरी बातें जैसे उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं थीं। एक दिन तो सुनिधि ने मुझ पर चिल्लाते हुए कह दिया, मम्मी जी, आप अपने काम से मतलब नहीं रख सकती, ये हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। आपने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ली, अब हमारी जिंदगी में इतनी रोक टोक क्यों? उसके बाद जो शब्द उसने कहे, उन्होंने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। ये हमारे पैसे हैं, हम चाहे जैसे उड़ाएं, हम देर आएं या जल्दी, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, हम छोटे बच्चे नहीं, एडल्ट हैं। ये शब्द, ये एडल्ट वाला ताना आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं तो बस उनका भला चाहती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि मैं उनकी आज़ादी छीन रही हूं। फिर भी मैंने खुद को समझा लिया, अपने मन को चुप करा लिया। मैंने सोचा, चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही चुप्पी, यही समझौता एक दिन मेरी पूरी दुनिया ही बदल देने वाला था। वो दिन छुट्टी का था। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसी किसी बड़े फैसले से पहले होती है। नाश्ता करने के बाद मैं आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। सर्दियों की हल्की धूप थी, जो शरीर को नहीं, मन को सुकून देती है। तभी नितिन मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी शादी को इतने महीने हो चुके थे, लेकिन ये पहला मौका था जब वो इतने अपनत्व से मेरे पास आकर बैठा था। उसके पीछे सुनिधि खड़ी थी, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। उसी पल मेरा दिल अजीब तरह से कांप उठा। न जाने क्यों मन ने गवाही दे दी कि आज मुझे कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। नितिन ने कहा, माँ, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। उसके शब्द सुनते ही मेरे मन में सवाल उठा,
अगर सच में खुशखबरी है तो मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। फिर उसने कहा, माँ, मेरी नौकरी अमेरिका लग गई है। अगले हफ्ते मैं और सुनिधि वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सच में दिल से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लोगों का सपना होता है अमेरिका जैसे देश में नौकरी करना, और तुझे ये सौभाग्य मिला है। उस पल मैं भीतर से खिल उठी थी। मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था, लेकिन मेरी खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। अगले ही पल सुनिधि ने नितिन के हाथ से मेरा हाथ अलग करते हुए कहा, माँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका चले जाएंगे तो आप यहाँ अकेली रह जाएंगी। आपकी उम्र हो गई है और आपको अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। वो बिना रुके बोलती चली गई। समाज के किस्से, अखबार की खबरें, अकेले बुजुर्गों की अनहोनी और फिर उसका समाधान, वृद्धाश्रम। उसने बड़े आराम से कह दिया कि जाने से पहले वे मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा देंगे। वहां मेरे जैसे उम्र के लोग होंगे, मैं सुरक्षित रहूंगी, वे समय समय पर मिलने आएंगे और पैसों की भी कोई कमी नहीं होने देंगे। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से आवाज आ रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? जब मेरा अपना घर है तो मैं वृद्धाश्रम क्यों जाऊंगी? मैं अपने लिए नौकरानी रख लूंगी। तुम्हारे पिताजी की पेंशन आती है, मेरा गुजारा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वे दोनों एक पल को चुप हो गए, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं विरोध करूंगी। तभी नितिन ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, माँ, सुनिधि का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए वहीं रहें। अभी तो बस कुछ समय के लिए। आपका वीज़ा, पासपोर्ट अभी नहीं बना है। इस बार मैं और सुनिधि चले जाते हैं। अगली बार जब आएंगे तब तक आपके सारे कागजात क्लियर करवा लेंगे और फिर आपको अपने साथ अमेरिका ले चलेंगे। न जाने क्यों मेरा मन उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दिल बार बार कह रहा था कि ये सच नहीं है, कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, शायद इसलिए कि मैं माँ थी और माँ अक्सर अपने बच्चों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है। अगर आप मेरे इस दर्द, मेरी इस चुप्पी और मेरी इस मजबूरी को सच में समझ पा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी कहानियां देखने वाले लोगों में से 1% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और जिंदगी से जुड़ी कहानियां आप तक लगातार पहुंचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और की चुप्पी को आवाज मिले, किसी और सुनैना को हिम्मत मिले अंधेरे में भी रास्ता खोजने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। देखते देखते वो 1 हफ्ता कब बीत गया मुझे खुद पता ही नहीं चला। घर से निकलने के 1 दिन पहले मैं बहुत धीमे कदमों से अपने कमरे में चल रही थी, जैसे हर कदम के साथ किसी याद को पीछे छोड़ रही हूं। मैं अपने सामान समेट रही थी, एक छोटा सा बैग जिसमें अपनी जरूरत की चीजें रखनी थीं, कुछ कपड़े, दवाइयां, पूजा की छोटी सी थाली, और सबसे आखिर में मैंने अपने पति की तस्वीर उठाई। वही तस्वीर जिससे मैं रोज बात करती थी, जैसे वो अब भी मेरे साथ हों। दूसरे कमरे से पैकिंग की आवाजें आ रही थीं, हंसी, बातें, उत्साह। उनकी तैयारी में और मेरी तैयारी में जमीन आसमान का फर्क था। वे दोनों खुशी खुशी अपने नए सफर के लिए सामान बांध रहे थे और मेरे मन में जैसे अंधेरा उतरता जा रहा था। तभी मैं अपने जरूरी कागज समेटने लगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेज। अचानक मेरी नज़र एक पासपोर्ट पर पड़ी। वो नितिन का पासपोर्ट था और वो एक्सपायर भी नहीं हुआ था। उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगर पासपोर्ट यहीं रखा है तो नितिन किस पासपोर्ट से अमेरिका जा रहा है? उसी पल मेरे मन में शक का एक छोटा सा बीज पड़ गया। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वे दोनों करना क्या चाहते हैं, अमेरिका जाने का ये झूठ क्यों, और मुझे वृद्धाश्रम भेजने के पीछे उनका असली उद्देश्य क्या है। अगले दिन नितिन और सुनिधि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आए। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान था। वे सवाल जिन्हें मैं उनसे सीधे पूछ नहीं सकती थी, मुझे खुद ही उनके जवाब ढूंढने थे।
वृद्धाश्रम पहुंचते ही वे दोनों जल्दी जल्दी औपचारिक बातें करके वहां से चले गए, इतनी जल्दी जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। उनके जाते ही मेरा मन वहां बिल्कुल नहीं लगा। कई दिनों तक मैं बस यही सोचती रही, आखिर क्यों, मुझसे झूठ क्यों कहा गया। तभी मैंने एक फैसला किया जो शायद किसी माँ के लिए आसान नहीं होता। मैंने वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट से बात की और अपनी पेंशन के पैसों से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। मैंने उसे नितिन और सुनिधि के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि वे अमेरिका नहीं गए हैं, वे इसी शहर में हैं। बस पता लगाना था कि कहाँ और कैसे जी रहे हैं। अगले एक हफ्ते में उस डिटेक्टिव ने जो सच मेरे सामने रखा, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। अलग अलग तस्वीरें, कभी दोनों क्लब में पार्टी करते हुए, कभी किसी 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए। उनकी जिंदगी अय्याशी और मौज मस्ती से भरी हुई थी। शायद मेरे रहते उन्हें इन सब पर रोक लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वे मेरे पुराने घर में नहीं, बल्कि शहर के ही एक पॉश इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। दिन में ऑफिस, रात में देर तक पार्टी और वीकेंड पर 5 स्टार होटलों में ऐश, यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। अपनी आज़ादी पाने के लिए उन्होंने अपनी माँ को उसके ही घर से दूर एक वृद्धाश्रम में कैद कर दिया था। यहाँ तो हालत ये थी कि बाहर निकलने से पहले भी मुझे इजाज़त लेनी पड़ती थी, और वे मेरी जिंदगी की कीमत पर अपनी आज़ादी खुलकर जी रहे थे। उन तस्वीरों को देखने के बाद मेरा दिल सचमुच टूट गया था। कई दिनों तक मैं जैसे खुद को समेट ही नहीं पाई। कभी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती, कभी बिना वजह आंसू बहने लगते। वृद्धाश्रम के लोग मुझे समझाते थे कि मुझे खुद को संभालना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। लेकिन मैं सोचती थी, मजबूत किसके लिए बनूं? उस बेटे के लिए जिसने अपनी आज़ादी के लिए मुझे कैद कर दिया। मेरे दिमाग में न जाने कितने सवाल, कितनी उलझनें घूमती रहती थीं। तभी एक दिन मेरी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ी, उसी तस्वीर पर जिसे मैं हर रात अपने सिरहाने रखकर सोती थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रहे हों, तुम अकेली नहीं हो सुनैना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम कमजोर नहीं हो। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि बेटे से प्यार अपनी जगह है, लेकिन अपना आत्मसम्मान भी अपनी जगह होता है। अगर मेरा बेटा अपनी अय्याशी और सुविधा के लिए अपनी माँ की जिंदगी को एक दायरे में बांध सकता है, तो क्या मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कठोर नहीं हो सकती? उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया, मैं ऐसे नहीं जीऊंगी। मैं खड़ी होंगी, मैं सबक सिखाऊंगी, अपने बेटे को भी, अपनी बहू को भी। मेरी आज़ादी छीनने का, मेरे घर से मुझे दूर करने का और परिवार के होते हुए भी मुझे अकेला कर देने का हिसाब मैं जरूर लूंगी। अगले 1 महीने में मैंने एक वकील हायर किया। इस पूरे रास्ते में वृद्धाश्रम के मैनेजर ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उन्हें अपना सारा सच बताया और उनकी आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी। लेकिन अब मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। अब मैं अपने लिए खुद खड़ी होना चाहती थी। वकील की सलाह से मैंने कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जो आगे चलकर नितिन और सुनिधि के होश उड़ाने वाले थे। देखते देखते 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में ना तो नितिन का कोई फोन आया, ना ही वो कभी मुझसे मिलने आया। मन दुखी तो था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे इसकी उम्मीद भी थी। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। एक शाम मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी और बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। आसमान लाल हो रहा था, जैसे मेरे बीते हुए दिनों की गवाही दे रहा हो। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। नीचे से कुछ जानी पहचानी आवाजें आईं। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वो नितिन और सुनिधि थे। उनके हाथों में मिठाइयों के डिब्बे थे, कुछ थैले थे, शायद कपड़ों के, और फलों की एक टोकरी भी। उन्हें देखते ही मेरा मन सिहर उठा। जिन बेटे बहू ने 6 महीने तक मुझे एक फोन तक नहीं किया, वे आज अचानक इतना सब लेकर क्यों आए थे? उसी पल मुझे समझ आ गया, ये मुलाकात माँ से मिलने के लिए नहीं थी। इसके पीछे कोई और ही वजह थी। वे दोनों जैसे ही वृद्धाश्रम के अंदर आए, सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ गए और मुझसे मिलने की जिद करने लगे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें शांति से मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर मेरी कहानी पहले से जानता था। वो उनके चेहरे पर चढ़ी बनावटी मुस्कान को भी पहचान चुका था।
शायद इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वे तुरंत मुझसे मिले। उसने उन्हें अपने ऑफिस में बैठाया और खुद मुझे बुलाने के लिए मेरे कमरे तक आया। उसकी आंखों में मैं साफ देख पा रही थी, वो उनकी चालाकी समझ चुका है और मुझे भी सतर्क करना चाहता है। मैंने उसी पल तय कर लिया कि मैं उनसे तुरंत मिलने नहीं जाऊंगी। मैं देखना चाहती थी कि जिन लोगों ने मुझे 6 महीने तक एक फोन के लायक भी नहीं समझा, उनकी सहन शक्ति कितनी है। मैंने जानबूझकर उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करवाया। बाहर ऑफिस में बैठे बैठे उनका धैर्य जवाब देने लगा होगा, ये मैं दूर से ही महसूस कर पा रही थी। आधे घंटे बाद जब उनका मन बेचैन हो चुका था, तब मैं वहां पहुंची। मुझे पूरा भरोसा था कि इतनी देर इंतजार कराने पर वे मुझ पर झुंझलाएंगे, शायद आवाज ऊंची करेंगे या कम से कम शिकायत जरूर करेंगे। लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। मुझे देखते ही वे दोनों मुस्कुरा उठे। नितिन ने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए, सुनिधि ने भी सिर झुका दिया। नितिन ने मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आंखों से ऐसे बनावटी आंसू टपकने लगे मानो किसी नाटक का सबसे भावुक दृश्य चल रहा हो। उसने कहा, माँ, सच में आपके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। अमेरिका जाकर भी हमारा मन यहाँ ही आपके पास लगा रहा। एक एक दिन कैसे बीता ये हम ही जानते हैं। आप तो जानती हैं इंटरनेशनल कॉल्स में कितनी दिक्कत होती है, इसलिए बात भी नहीं हो पाई। वो पूरी तैयारी करके आए थे। तभी सुनिधि ने तुरंत बात जोड़ दी, हाँ माँ, आपके बिना घर इतना सूना लगता है कि क्या बताएं। इस बार बस आपके कागजात का काम पूरा हो जाए, फिर हम आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी इन्हें मेरे बिना घर सूना लग रहा था। ये यादें पब में आई थी या किसी पार्टी में। मैं सब जानती थी, हर सच मेरे सामने खुल चुका था। फिर भी मैं चुप रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वे और कितनी देर तक अपने मुंह से प्यार का शहद टपकाते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता था जिस सच से मैं उन्हें रूबरू कराने वाली हूं, उसे सुनकर उनकी दुनिया जरूर हिल जाएगी। काफी देर तक वे दोनों अपनी वही बनावटी, औपचारिक और प्यार में डूबी बातें करते रहे। कभी मेरी तबीयत पूछते, कभी कहते कि वृद्धाश्रम में सब ठीक तो है, कभी अमेरिका की झूठी परेशानियां गिनाते, और मैं बस चुपचाप हाँ हूं कहती रही, सिर हिलाती रही। मैं देखना चाहती थी कि ये नाटक आखिर कहाँ तक जाएगा। फिर जैसे ही उन्हें लगा कि अब जमीन तैयार है, नितिन सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने कहा, माँ, अब हम तो अमेरिका में रहते हैं, आप यहाँ वृद्धाश्रम में हैं, और कुछ समय बाद आप भी हमारे साथ अमेरिका चली जाएंगी। लेकिन हमारा जो घर है वो अभी खाली पड़ा हुआ है, बहुत पुराना हो गया है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। अगर उसका रिनोवेशन नहीं कराया गया तो वो कभी भी गिर सकता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुनिधि ने अपने पर्स से एक फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, माँ, ये बस कुछ मामूली से कागज हैं, सिर्फ इस बात की अप्रूवल के लिए कि आपको घर के रेनोवेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि नगर निगम वाले काम के बीच में बेवजह अड़चन न डाले। आप तो जानती ही हैं, अधिकारियों को बस बहाना चाहिए आम आदमी को परेशान करने का। उसकी वो मीठी लेकिन जहरीली मुस्कान आज भी मुझे याद है, जैसे वो मुझे पूरी तरह बेवकूफ समझ रही हो। मैंने फाइल अपने हाथ में ली। मेरी नज़र सीधे उस पर लिखे शब्दों पर गई। वे किसी भी तरह के नो ऑब्जेक्शन या रेनोवेशन अप्रूवल के कागज नहीं थे। वे साफ साफ गिफ्ट डीड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दस्तावेज थे। एक पल में मुझे सब समझ आ गया, वे क्या चाहते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मैं बहुत ध्यान से कागज पढ़ने का नाटक करने लगी। बीच बीच में मैंने नितिन और सुनिधि की तरफ देखा। दोनों के चेहरे उड़ चुके थे, जैसे किसी चोर का हाथ तिजोरी में फंस गया हो। सुनिधि के माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें दिखने लगी थीं, उसकी घबराहट का साफ सबूत। उसे इस हालत में देखकर मेरे मन को अजीब सा सुकून मिला। मैं साइन करने ही वाली थी कि अचानक मैंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं इन कागजों पर साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम दोनों के लिए भी कुछ है। मैंने मैनेजर की तरफ इशारा किया। उसने तुरंत एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया। मैंने वो लिफाफा नितिन को पकड़ा दिया और कहा, इसमें कुछ कागज हैं, पहले इन्हें पढ़ लो। उस पल मैंने उनकी आंखों में चमक देखी, लालच की, उम्मीद की। उन्हें लगा कि शायद कोई छुपी हुई प्रॉपर्टी है, कोई और बड़ा तोहफा जो मैं उनके नाम करने जा रही हूं।
सुनिधि ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? लेकिन उसकी आंखों से टपकता लालच साफ दिख रहा था। नितिन ने लिफाफे से पहला कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा बदलता चला गया। माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट, होंठ कांपते हुए। उसकी हालत देखकर सुनिधि ने झपट्टा मारकर वो कागज उसके हाथ से छीना और खुद पढ़ने लगी। पढ़ते ही उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। मम्मी, ये आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने वो घर बेच दिया, वो भी 25 करोड़ में, और हमें बताया तक नहीं। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगी। वो घर हमारी अमानत था, उस पर हमारा हक था। आपने हमसे बिना पूछे, बिना इजाजत के वो घर कैसे बेच दिया? आपको ये अधिकार किसने दिया? अब तक मैं शांत थी, लेकिन अब और नहीं। मैं कुर्सी से सीधी खड़ी हुई और दहाड़ते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो सुनिधि। मुझे अपनी संपत्ति बेचने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो घर मेरे नाम पर था, उसे मेरे पति ने बनवाया था। वो कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी जिस पर तुम दोनों अपना हक जताओ। तुम दोनों क्या समझते थे कि मैं इतनी मूर्ख हूं कि ऐसे ही सब कुछ तुम्हें दे दूं और खुद वृद्धाश्रम में पड़ी रहूं? नितिन ने धीमी लेकिन चालाक आवाज में कहा, मां ठीक है, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो पैसे मिले हैं वो आप हमें दे दीजिए। आपको तो वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी तो लगभग बीत चुकी है। उस पल मैंने एक कड़वी मुस्कुराहट दी, एक मां की नहीं, एक औरत की। एक ऐसी औरत की जिसने अब तय कर लिया था कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। तभी मैंने नितिन से कहा, उस लिफाफे में एक और डॉक्यूमेंट पड़ा है, जरा उसे भी निकाल कर पढ़ लो। नितिन ने जैसे ही वो नया कागज निकाला, उसके चेहरे से रंग उड़ गया, और जब सुनिधि ने उसे पढ़ा तो उसकी भी हालत वैसी ही हो गई। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, मैं खुद ही बोल पड़ी। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी मूर्ख हूं? क्या तुम भूल गए कि मेरी जिंदगी घर की 4 दीवारों में नहीं बीती? मैंने दुनिया देखी है। तुम लोग मुझे अपने ऐशो आराम के लिए इस तरह वृद्ध आश्रम में छोड़ दोगे और मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? ये कहते हुए मैंने लिफाफा खोला, जिसमें वे तस्वीरें थीं जो प्राइवेट डिटेक्टिव ने मुझे दी थीं। कभी दोनों पब में डांस करते हुए दिख रहे थे, कभी शराब पीते हुए, तो कभी स्विमिंग पूल में मौज करते हुए। तस्वीरें देखते ही दोनों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। दोनों की नजरें नीचे थीं। मुझे नहीं पता, शर्म से या दिखावे के लिए। मैं आगे बोलती चली गई। मुझे पिछले 6 महीने से सब पता था कि तुम दोनों अमेरिका नहीं गए हो, बल्कि इसी शहर के एक पॉश इलाके में आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो। मेरी जिंदगी को कैद करके अगर तुम्हें यही सब करना था तो अपने दम पर करते। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी नौकरी अमेरिका में लग गई है, जबकि सच्चाई ये थी कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आए। और अब जब तुम्हारी अय्याशियों में पैसे कम पड़ गए हैं, तो तुम्हारी नज़र मेरे पति द्वारा बनाए गए उस घर पर है, ताकि उसके पैसों से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी चला सको और मैं यहीं वृद्ध आश्रम में अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊं। लेकिन यही तुम दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वो घर बेच दिया है और उसके सारे पैसे वृद्ध आश्रम ट्रस्ट को दान कर दिए हैं, जिसके ट्रस्टी अलग अलग लोग हैं और मैं भी उनमें से एक हूं। इसलिए अब तुम चाहकर भी मुझसे 1 पैसा नहीं ले सकते। वैसे भी वो पैसे मेरे थे और मैंने तुम्हारे खिलाफ ये भी लिखवा दिया है कि मुझे तुम दोनों से खतरा है। कोर्ट का ऑर्डर है कि तुम मुझसे कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखोगे, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। ये मेरी शराफत है कि सारी सच्चाई जानने के बाद भी इतनी देर तक तुम्हारी बकवास सुनती रही, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अपना ये बनावटी प्यार और जो सामान तुम लाए हो सब उठाओ और मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मेरी बात खत्म होते ही अगले ही पल दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े और रो रो कर माफी मांगने लगे। नितिन बोला, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपको अपने पास रखेंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। बस आपने जो पैसे ट्रस्ट में दिए हैं उन्हें वापस ले लीजिए और हमारे साथ चलिए। ये सुनकर मैं एक कदम पीछे हट गई और कहा, अब भी तुम दोनों नहीं समझे?
मैं वो मूर्ख माँ नहीं रही जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती थी। मुझे समझ आ चुका है कि ये दुनिया पैसे और स्वार्थ पर चलती है और तुम दोनों भी इसी दुनिया का हिस्सा हो। हाँ, मैं मूर्ख थी जो तुम पर भरोसा कर बैठी, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं, यहां से चले जाओ। सुनिधि ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची, सारा सामान उठाया और दोनों वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चाहे जैसे भी थे वे मेरे बच्चे थे, लेकिन कई बार ममता के आगे आत्मसम्मान को चुनना पड़ता है, और उस दिन मैंने वही किया। मैंने तय कर लिया था कि मेरे पैसे अब स्वार्थी लोगों की अय्याशियों में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद में लगेंगे। अब मेरा परिवार यही वृद्ध आश्रम और यहाँ के लोग थे जो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देते थे, और मेरा कर्तव्य था कि मैं भी अपनी हैसियत के अनुसार उनके लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ। तो दोस्तों, क्या मैंने अपने बेटे और बहू के साथ सही किया? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसी और सुनैना जी तक पहुंच जाए और उसे अपनी स्थिति से लड़ने की हिम्मत दे। जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानी दुनिया के किन किन कोनों तक देखी जा रही है। राधे राधे।